गुड मॉर्निंग टू ऑल। इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कल सीटेट का मैथ्स का वीडियो डाला था, उसी के करीब मैं आज आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। ठीक है, आते हैं अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। ठीक है, तो जैसा कि हम सीटेट का तैयारी करवा रहे हैं और इसका एग्ज़ाम भी चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम आपको बता रहे थे कि मैथ्स के जो 15 मार्क्स आते हैं शुरू के, उस टॉपिक पे हम लोग चल रहे थे। तो नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारा टॉपिक्स करा दिया था। अगर आप नहीं देखे होंगे उनको तो उसको जाके देख लीजिएगा ताकि इस वीडियो में आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में अब आते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहाँ से रहता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहते किसको है? तो प्राकृतिक संख्या जो भी है, इसका हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या, यानी कि गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिसे में आप ले सकते हैं 1 2 3 4, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। उसके बाद आता है नेचुरल नंबर के बाद आता है, इसी में आता है आपको सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर आता है। इवन नंबर वैसे संख्या को कहते हैं जो 2 से डिविजिबल होता है। वैसे संख्या जो 2 से बिल्कुल पूरा कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल में 2 4 6 8 एक्सेट्रा। ठीक है, तो फिर से समझिएगा, वैसे संख्या को इवन नंबर कहते हैं जो 2 से पूरा क्या होता है, डिविजिबल होता है। इंग्लिश में द नंबर डेट इज डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है। क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ देगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो आपका क्या है, 2 है। यहाँ से क्वेश्चन इसलिए भी पूछता है सबसे ज़्यादा क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो इवन नंबर भी है और लिस्ट जो है क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर भी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑड नंबर पे। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा विभक्त नहीं होता, जो 2 से पूरा नहीं कटता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 1 3 5 7 9 11 इस तरह से चलेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। अब देखिए, भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक क्या हो, फैक्टर्स हो, 2 से अधिक फैक्टर्स हो। जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए आप 4 6 8 9 10 और ये आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए 2 जो है 1 से तो डिविजिबल है ही, 2 से भी है और ये 4 से स्वयं है। तो जब 2 से अधिक फैक्टर है तो वो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए 9 क्या देख रहे हैं आप, ये 2 से डिविजिबल नहीं है और ये विषम संख्या के श्रेणी में आता है। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला कि विषम संख्या जो है वो भाज्य संख्या भी हो सकता है, यानी कि विषम संख्या भी भाज्य संख्या हो सकता है। 9 जो है देखिए आप विषम संख्या के श्रेणी में है, लेकिन ये भाज्य संख्या भी है, यानी 1 से भी डिविजिबल हो रहा है, ये 3 से भी है और ये 9 से भी है। ठीक है, तो भाज्य संख्या आप समझ गए, जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब आते हैं हम लोग अभाज्य संख्या पे। अभाज्य संख्या कहते किसको हैं? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, यानी कि इसका डिफिनीशन ये हो सकता है कि वैसी संख्या जो 1 से अथवा स्वयं से विभक्त हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए 2 3 5 7 11
13 इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्वेश्चन ऐसा भी आपको घुमा के पूछ देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है, ठीक है। तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गया। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में बनते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ देगा 100 से 110 तक जितने भी अभाज्य संख्या हैं सभी अभाज्य संख्याओं को लिखें। या फिर ऐसा पूछ देगा कि 1 से लेके 110 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि 1 से 110 तक की जितनी अभाज्य संख्या है सभी अभाज्य संख्याओं का सम योग क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनता है जिस पे हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि 29 तारीख के शिफ्ट में जो हुआ था, 29 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उस शिफ्ट में ये पूछा गया था, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कि 110 से 120 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है, कुल कितने अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं के लिए हमने अभी जस्ट आपको बताया है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं, एक एवं स्वयं यानी कि खुद से विभक्त होता है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। आपको पता होगा कि दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं सभी एक से विभक्त होता है और स्वयं से विभक्त होता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं। देखिए अगर हम 110 के बाद चलते हैं, 110 और 120 के बीच बोला गया है, तो 110 के बाद आता है 111। 111 आप देख रहे हैं कि ये 3 से क्या है, डिविजिबल है, तो ये तो होने से रहा। अब आते हैं 112 पे। 112 देखिए लास्ट में लास्ट में क्या है, 2 है, चूँकि सम संख्या है तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब आते हैं 113 पे। 113 देख रहे हैं हम क्या कि 3 से भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अब 114 पे अगर आप आइएगा तो देखिए ये सम संख्या, ये तो होगा नहीं। 115 लास्ट में 5 है, ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए भी ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब आते हैं 116 पे। देखिए ये 116 जो है ये सम संख्या है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। 117 पे अगर आप आइएगा तो 117 देखिए आप, ये 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब आते हैं 119। 119 में देखिएगा आप क्या कि ये 17 और 7 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये भी नहीं है। आपको 120 तो लेना ही नहीं है। 110 और 120 के बीच पूछा गया था, तो आप बताइए कि कितना अभाज्य संख्या मिला आपको। तो सिर्फ और सिर्फ एक अभाज्य संख्या मिला, जो कि क्या है, वो 113 है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि 110 से 120 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 100 से 140 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 100 से 110 120 तक में जितनी अभाज्य संख्या है सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। तो आई थिंक अभाज्य संख्या से जो भी क्वेश्चन बनता होगा, जो भी हम आपको बताए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे उसको बताने का, उसको समझाने का। या फिर यदि आपको कुछ लगा होगा कि इसमें और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेचुरल नंबर, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब चीज़ तो आप समझ गए। एक आता है होल नंबर। क्या आता है, होल नंबर आता है। होल नंबर जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, एक पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य सहित गिनती की संख्या को, शून्य सहित गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं हम, गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई नेचुरल नंबर है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा ये दिया हुआ है, इसके आगे यदि हम 0 लगा देते हैं तो ये पूरा नंबर जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पूर्ण संख्या में बदल जाता है। यानी कि प्रकृत संख्या किस में बदल गया, पूर्ण संख्या। और ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको
था, यहाँ से भी क्वेश्चन था। 29 दिसंबर के जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में भी देखने को मिला था, यहाँ से क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्ण संख्या होती है जीरो इंक्लूड, यानी कि जीरो जिसमें हो, जीरो जिसमें नहीं हो, इस टाइप का ऑप्शन दिया हुआ था। यानी कि जिसमें जीरो रहेगा वो क्या रहेगा, पूर्ण संख्या रहेगा, ठीक है। तो आपको आई थिंक संख्या से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम था वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और भी यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आता है एक यूनिट प्लेस, यानी कि इकाई अंक। इकाई अंक से भी क्वेश्चन आपको बहुत सारा देखने को भर भर के मिल रहा है शिफ्ट में। आप देखिएगा तो हर शिफ्ट में इकाई अंक से क्वेश्चन जो है पूरा भर भर के दिया गया है और बच्चे इसमें फंस भी रहे हैं। तो देखिए इकाई अंक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही आसान है। आपको बस इतना समझना, इकाई अंक दहाई अंक आपको जनरली पूछता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इकाई अंक। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा तो दहाई अंक पूछ देगा, ठीक है। तो सबसे पहले इकाई अंक क्या होता है और दहाई अंक क्या होता है उसको समझते हैं हम पहले। जैसे ये आपको कुछ संख्या लिए हैं हम, जैसे तो इसको, इसमें इकाई यानी यूनिट प्लेस क्या है, तो इसको इकाई पढ़ते हैं, इसको दहाई पढ़ते हैं, इसको सैकड़ा पढ़ते हैं और इसको हज़ार पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो हमको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछता है, यूनिट प्लेस से पूछता है। अगर इसमें इंग्लिश का बात करें इसको वंस, टेंस, 100, 1000 इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। इकाई अंक पूछता कैसे है, तो इस तरह से पूछ देगा। आपको एक मल्टीप्लाई दे देगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 6 दे दिया और यहाँ पे 32 दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए 3 दे दिया, इस तरह से। और बोलेगा कि दिए गए गुणन में जो है आपका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक आप देखिए, आप 56 को 32 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर जो आएगा उसको फिर किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 33 से, तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसके यूनिट, चूँकि इकाई अंक पूछ रहा है इसलिए इसके यूनिट प्लेस को ही क्या कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 से, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि 6 × 2 × 3, तो 6 2 जा हो जाता है 12, यानी कि 6 दूनी 12 या 36। चूँकि इकाई अंक पूछ रहा था तो इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना आसानी से बन गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितना भी हार्ड से हार्ड प्रोडक्ट आपको दे दे, गुणक आपको दे दे, आप आराम से जो है यूनिट प्लेस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके लास्ट में जो आता है वो आपका आंसर होता है। अगर इसी में दहाई अंक पूछता तो आपका क्या हो जाता, 3 हो जाता है आंसर। इससे रिलेटेड देखिए कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन रहेगा 5 6 7, बड़ा प्रोडक्ट देगा आपको 3 2 4 5 6 2 1 4 7 3, इस तरह से आपको दे दिया और बोलेगा कि इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है। तो एक चीज़ आप नोटिस कर लीजिएगा कि यूनिट प्लेस को सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि आपको यूनिट प्लेस को ही क्या करना है, आपस में गुना करना है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया था। एक चीज़ और समझ में आपको समझना है कि यदि यूनिट प्लेस को गुना करने के क्रम में कहीं भी अगर आपको 0 मिल गया तो समझ लीजिए आगे गुना नहीं करना है। हम यहाँ से गुना करते हैं तो देखिए 8 × 5 है, × 1 है, × 3 है। देखिए इतना हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, आप इसको ओरली भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 8 5 का क्या हो गया, 40। हम आपको बोले कि प्रोडक्ट में, यानी कि जब हम गुना करते हैं उसमें कहीं भी अगर आपको 0 मिल गया तो उसके आगे हमको जाना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 0 ही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि अब अगर हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। इसलिए अगर आपको प्रोडक्ट में कहीं भी 0 दिख जाए तो फिर उसके आगे गुना करने की आवश्यकता नहीं है, आंसर आपका 0 ही रहेगा। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए यूनिट डिजिट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो है पावर वाले आते हैं इस तरह से। आपको जैसे कि मान लीजिए 5 पे पावर 4 दे दिया, प्लस 3 पे पावर 2 दे दिया, इस तरह से, और बोलेगा इसका इकाई अंक क्या है, ठीक है।
अब देखिए इसको सॉल्व, अगर हम इसका पावर सॉल्व करें तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर इसका पावर अगर हम सॉल्व करें तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता नज़र आएगा आपको। तो इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यूनिट प्लेस लेते हैं, ठीक है। यूनिट प्लेस अगर हम इसका लेंगे तो 4 पे पावर 4 आएगा, और यहाँ यूनिट प्लेस लेंगे तो 2 पे पावर क्या आएगा, 2 आएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 64 आ जाएगा, और इसको अगर सॉल्व कर नहीं, ये आपका आएगा 256 आएगा, और ये आपका आ जाएगा 8। इस दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपको लास्ट में आ जाएगा 4, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, और इसको आप ढंग से पढ़िए ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है हेल्पफुल मिले, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम लाइव आके आपको पढ़ा पाएंगे। अगर 1 के सब्सक्राइबर फ़िलहाल में अभी हमको चाहिए लाइव आने के लिए, तो आप लोग के सपोर्ट और प्यार से ही होगा। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।